आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा में कृषि, समुद्री अर्थव्यवस्था और खेल तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि खाद्य सुरक्षा और आजीविका से जुड़ी है, समुद्र व्यापार और नए आर्थिक अवसरों का आधार है, जबकि खेल देश की युवा शक्ति और प्रतिभा को मंच देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की दिशा में सप्तधारा की बात करते हुए इन क्षेत्रों की क्षमता को रेखांकित किया। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं 3 क्षेत्रों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास किस तरह भारत की क्षमता को बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा की शुरुआत खेतों से होती है। कृषि केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं है, ये किसान की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी है। इसलिए अब खेत से बाजार तक पूरी कृषि व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। पिछले 1 दशक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हुए बदलाव इसी दिशा में बढ़ते भारत की तस्वीर पेश करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पिछले 1 दशक में किसान को आय, जोखिम और बाजार तीनों स्तरों पर सुरक्षा देने पर भी जोर दिया गया है। पीएम किसान के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी GVA वर्ष 2014-15 के 20,94,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित 52,08,000 करोड़ रुपए हो गया है। बाजार के मोर्चे पर भी बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच कृषि उपज की सरकारी खरीद 700 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 1,230 मिलियन टन हुई है। लेकिन अगली चुनौती है किसान की उपज खेत से निकलकर बाजार और उद्योग तक किस तरह पहुंचे और उसमें कितना मूल्य जुड़े। यहीं से कृषि में बुनियादी ढांचे, FPO, सहकारिता, E-NAM, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका बढ़ती है। जुलाई 2026 तक देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पंजीकृत हो चुके हैं। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि अब तेजी से तकनीक आधारित क्षेत्र बन रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अगस्त 2026 तक 10 करोड़ से अधिक फार्मर आईडीज बनाए जा चुके हैं। AI आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम किसानों को फसलों और कीटों से जुड़ी जानकारी समय पर दे रहा है, जबकि भारत विस्तार जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को डिजिटल सलाह और सेवाओं से जोड़ रहे हैं। कृषि की अर्थव्यवस्था अब केवल फसल तक सीमित नहीं है। दूध, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र ग्रामीण आय के महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 25% योगदान देता है। इसी तरह 2025-26 में देश का मत्स्य उत्पादन बढ़कर लगभग 200 लाख टन हो गया। श्रोताओं, इस पूरी तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि की बढ़ती मौजूदगी। कृषि निर्यात वर्ष 2025-26 में लगभग 55 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी भारतीय कृषि अब केवल देश की खाद्य जरूरतें पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी जगह बनाने का भी माध्यम बन रही है। कृषि को केवल खेती तक सीमित न रखते हुए उसे एक पूरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। और भारत की आर्थिक क्षमता केवल उसकी जमीन तक सीमित नहीं है। देश के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट और विशाल समुद्री क्षेत्र है। यहाँ भी भोजन, रोजगार, व्यापार, ऊर्जा और नई तकनीक से जुड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। यहीं से हमारी चर्चा कृषि से आगे बढ़कर ब्लू इकोनॉमी तक पहुंचती है। आइए इसे शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं।
ब्लू इकोनॉमी का सरल अर्थ है समुद्र से जुड़े संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना जिससे आर्थिक विकास और रोजगार तो बढ़े लेकिन समुद्री पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसमें मछली पालन और जलीय कृषि, समुद्री पर्यटन, जहाजरानी और बंदरगाह, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा, समुद्री जैव तकनीक तथा गहरे समुद्र में मौजूद संसाधनों की खोज जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। यही वजह है कि ब्लू इकोनॉमी को केवल एक उद्योग के रूप में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली पूरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए इसकी संभावनाएं विशेष रूप से बड़ी हैं। देश के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट है और लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत के कुल व्यापार का करीब 95% हिस्सा मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से ही होता है। सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत तटीय क्षेत्रों के विकास, समुद्री पर्यावरण की बहाली और टिकाऊ जलीय कृषि पर जोर दिया है। इसका एक प्रमुख हिस्सा है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को बचाना जरूरी है क्योंकि ये समुद्री जीवन के साथ साथ तटों को भी सुरक्षा देते हैं। दूसरी ओर जलीय कृषि और समुद्री कृषि को टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। समुद्री प्रजातियों और समुद्री शैवाल की खेती जैसे क्षेत्रों में रोजगार और आय की नई संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ब्लू इकोनॉमी केवल तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। भारत गहरे समुद्र में मौजूद संसाधनों और संभावनाओं को समझने तथा उनका उपयोग करने के लिए भी काम कर रहा है। इसी दिशा में डीप ओशन मिशन महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों की खोज, वहां मौजूद संसाधनों की जानकारी और उनसे जुड़ी तकनीक विकसित करना है। इसके साथ सागरमाला परियोजना के जरिए बंदरगाहों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम हो रहा है। वहीं ओ स्मार्ट के तहत समुद्र से जुड़ी सेवाओं, तकनीक, संसाधनों, निगरानी और वैज्ञानिक अध्ययन पर भी काम जारी है। श्रोताओं, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये युवा शक्ति तभी देश की ताकत बनेगी जब उसे सही अवसर, प्रशिक्षण और मंच मिले। इसी सोच के साथ खेलों को केवल पदक तक सीमित न रखते हुए एक पूरी व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए इन प्रयासों को विस्तार से समझते हैं। खेल के क्षेत्र में आए बदलाव में खेलो इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना था। अब इसका दायरा और भी बढ़ाया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खिलाड़ी की यात्रा को शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना। यानी गाँव या स्कूल के मैदान से प्रतिभा की पहचान हो तो उसे बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले ताकि आगे चलकर वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए देश भर में खेल प्रशिक्षण का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन प्रतिभा की पहचान जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। इसी उद्देश्य से कीर्ति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के जरिए 9 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जा रही है। इसमें तकनीक और डेटा की मदद से प्रतिभाओं को खोजने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जरिए उन खिलाड़ियों को सहायता दी जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्हें विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, कोचिंग और जरूरी उपकरणों के लिए सहायता दी जाती है। भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओलंपिक में लगभग 40 खेल और सैकड़ों स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन इन स्पर्धाओं में करीब 2/3 में भारत की भागीदारी नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएगी। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, कृषि, ब्लू इकोनॉमी और खेल तीनों क्षेत्र भारत की क्षमता को अवसर में बदलने की दिशा दिखाते हैं। कृषि में किसान और संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास है। ब्लू इकोनॉमी में समुद्र से नए आर्थिक अवसर तलाशे जा रहे हैं और खेलों में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत की मजबूत नींव, और यही सप्तधारा की व्यापक सोच का भी हिस्सा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।